नमस्कार, आप देख रहे हैं सेमीफाइनल की समीक्षा। आपके साथ मैं हूं सोनल और INH 24/7 की ये विशेष पेशकश है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में हाल ही में हुए नगरीय निकाय चुनाव के बाद अब राजनीतिक पंडित सियासी दलों के नफा नुकसान का आकलन करने में जुट गए हैं। नतीजों के बाद कांग्रेस ग्वालियर, चंबल और विंध्य को लेकर सबसे ज्यादा उत्साहित है। साल 2018 में सबसे ज्यादा सीटें बटोरने वाली कांग्रेस ग्वालियर चंबल में एक बार फिर खुद को मजबूत समझ रही है। इस चुनाव में ग्वालियर और मुरैना में कांग्रेस के महापौरों ने जबरदस्त जीत हासिल की है। साल 2018 में कांग्रेस की सबसे ज्यादा निराश विंध्य ने ही किया था, लेकिन बीजेपी के गढ़ रीवा में कांग्रेस ने करीब 2.5 दशक बाद महापौर की कुर्सी उससे छीन ली और खुद को मजबूत कर लिया। दोनों ही दलों के अंदर इस बात को लेकर भी मंथन शुरू हो गया कि 2023 में कौन कहां पर मजबूत और कमजोर साबित हो सकता है। इसी के आधार पर अब विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार होगी। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश की सियासत में अब क्षेत्रीय राजनीति ने खुद को मजबूत बनाने के लिए ये सियासी दल आने वाले दिनों में जोर लगाते हुए दिखाई देंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा ये विशेष कार्यक्रम। और आइए अब पहले रुख कर लेते हैं ग्वालियर का। जी हां, बीते 57 सालों से ग्वालियर नगर निगम की सत्ता से बीजेपी को बेदखल कर कांग्रेस ने ग्वालियर से लेकर भोपाल, दिल्ली तक हलचल मचा दी है। कांग्रेस के इस कमाल से बीजेपी की चिंता बढ़ गई, क्योंकि विधानसभा चुनाव से एक साल पहले लगे इस झटके ने पार्टी को अब भविष्य के लिए रणनीति नए सिरे से बनाने को मजबूर कर दिया है। ग्वालियर देश का इकलौता शहर जहां से 2 केंद्रीय मंत्री हैं, प्रदेश सरकार में 2 मंत्री हैं, 2 नेता निगम के अध्यक्ष बनकर कैबिनेट मंत्री का सुख भोग रहे हैं। हैरत की बात है कि इनकी साझा ताकत भी 57 साल पुरानी विरासत को संभाल नहीं पाई। पिछली बार 1 लाख मतों से जीता मेयर का चुनाव बीजेपी इस बार 28,000 के बड़े अंतर से हार गई। वो भी तब जब एक समय कांग्रेस के वरिष्ठ दिग्गज नेता रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी भी इस बात से आश्वस्त थी कि सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद क्षेत्र में कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो गया है। करारी हार के बाद अब पार्टी चिंतन मंथन कर रही है। हार के कारणों की बात की जाए तो सबसे पहले बात आती है प्रत्याशी चयन की। जमकर चले चिंतन मंथन के बावजूद पार्टी महापौर प्रत्याशी का नाम फाइनल नहीं कर पा रही थी। दिग्गज नेता अपने अपने समर्थकों को महापौर प्रत्याशी बनवाना चाहते थे। यही कारण था कि 8 दिन इसी में निकल गए, लेकिन बीजेपी ग्वालियर में अपने महापौर प्रत्याशी का नाम फाइनल नहीं कर पाई। कई बार कोर कमेटी की बैठकें हुई, इसके बावजूद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर अपने अपने समर्थक के नाम पर अड़े रहे। बात नेतृत्व तक पहुंची तो जल्दबाजी में VD शर्मा ने ग्वालियर महापौर प्रत्याशी के लिए सुमन शर्मा का नाम फाइनल कर दिया। ग्वालियर भारतीय जनता पार्टी अपने सुप्रबंधन के लिए जानी जाती थी और ठाकरे जी से लेकर के और अटल जी तक अपने जगह जगह जो भाषण देते थे उसमें ग्वालियर का उदाहरण देते थे कि अगर आप देखिए कैसे हमने 4 पार्षदों के साथ नगर निगम ग्वालियर में यात्रा शुरू की और फिर वो लगातार अब 57 वर्ष तक आ गई। इसी प्रकार से यहाँ का जो मॉडल हुआ करता था कार्यकर्ताओं से काम कराने का, वो मॉडल पूरे मध्य प्रदेश में लागू किया गया और उसका उदाहरण भी दिया जाता था। लेकिन इस बार का जो चुनाव हुआ वो इतने कुप्रबंधन का शिकार था कि भारतीय जनता पार्टी का बच्चा ही ये बात कह रहा था तो दूसरे को कहने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों पर विचार होना चाहिए। गुटबाजी ऊपर से लेकर नीचे तक चरम पर रही। कुप्रबंधन बीजेपी के लिए मेयर का चुनाव कुप्रबंधन से भरपूर रहा। अभी तक बीजेपी में तालमेल और प्रबंधन के साथ चुनाव लड़ा जाता था, लेकिन इस बार ये खूबी पार्टी में नदारद रही। चुनाव की कमान प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा के समर्थकों ने अपने हाथ में ली थी, जिन्हें ना तो चुनाव का अनुभव था और ना ही सियासी परिपक्वता थी। पुराने कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं दी गई। कुप्रबंधन की शिकायत बीजेपी की महापौर प्रत्याशी सुमन शर्मा ने सीनियर नेताओं से भी की थी।
2-4 दिन में बैठेंगे और इस पे चर्चा होगी, कहीं कहाँ चूक हुई है, क्यों ऐसा हुआ है। क्योंकि जो हमारी भारतीय जनता पार्टी 57 साल से जो महापौर सीट जीतती आ रही थी, क्यों खोई है, निश्चित ही मंथन का विषय तो है। और जो कमियां मैंने आपको गिनाई है, उन कमियों को सुधारा जाएगा। क्यों हुई है प्रशासन की गलतियां, उनसे पूछा जाएगा। सब नॉलेज में डालूंगी मैं ऊपर जाके। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पहले ही कह दिया था, सुमन कमजोर प्रत्याशी है। मीडिया में कहा जा रहा है कि मेयर उम्मीदवार सुमन शर्मा केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की पसंद थी, लेकिन बीजेपी के अंदरूनी और जिम्मेदार सूत्र इसे पूरी तरह से गलत बताते हैं। उनका कहना है कि सुमन तो तोमर की खुली नापसंद थी। जब उनका नाम आया तो तोमर ने दिल्ली से लेकर भोपाल तक के सभी आला नेताओं को बता दिया था कि सुमन सबसे कमजोर कैंडिडेट है और वो हार सकती है। हालांकि तोमर और सिंधिया पूर्व मेयर को टिकट देने के पक्ष में थे। तोमर ने अपने समर्थक हेमलता भदौरिया का नाम आगे बढ़ाया, लेकिन चली सिर्फ भोपाल की और सुमन शर्मा ही फाइनल हो गई। हार का तीसरा सबसे बड़ा कारण सिंधिया और तोमर के बीच गुटबाजी थी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर के समर्थक नेता भी इस चुनाव में खुलकर मैदान में नहीं दिखाई दिए और न ही वो प्रचार प्रसार के दौरान नजर आए। इसके साथ ही जिन सिंधिया समर्थकों को टिकट नहीं मिल पाया, उनकी भी नाराजगी देखने को मिली। पूरे निकाय चुनाव में सिंधिया और तोमर के बीच गुटबाजी हावी रही। सिंधिया समर्थकों की हर वार्ड में हिस्सेदारी को बीजेपी कार्यकर्ता पचा नहीं पा रहे थे। त्रिदेव कागजी साबित हुए और बीजेपी को इतिहास की सबसे शर्मनाक पराजय का सामना करना पड़ा। देश के 10वें नंबर के नागरिक हैं आज नरेंद्र सिंह तोमर, लेकिन वो आदमी किसी के कुछ काम नहीं करता, जनता के सुख दुख में शामिल नहीं होता। केवल जात के आधार पर वोट लेकर जीतना अलग बात है, जन नेता बनना अलग बात है। जनता ने उनको बुरी तरह से उनके कार्यकाल को ठुकरा दिया है। और जहाँ तक सिंधिया का सवाल है, सिंधिया तो जहाँ रहता है वो सफाया करता है। कांग्रेस में थे तो कांग्रेस का जैसे दीमक लगती नहीं, दीमक चट कर जाती है लकड़ी को घर का सामान, उसी प्रकार अब भाजपा में पहुंच गए। पहले कांग्रेस को चट करते थे, अब भाजपा को सफाया करने में लगे। कैडर बेस्ड पार्टी होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी ग्वालियर में मिली हार को भुला नहीं पा रही है। विधानसभा चुनाव के 1 साल पहले मिली हार ने पार्टी को अपनी रणनीति पर विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है। जावेद खान, INS 24/7 ग्वालियर। इधर निकाय चुनाव के काफी पहले से ही इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि सिंधिया खेमा टूटकर बीजेपी में आने से पार्टी के लिए प्रत्याशी चयन आसान नहीं होगा। ग्वालियर की सियासत में तोमर और सिंधिया खेमे के बीच तनातनी के अलावा पुराने बीजेपी नेता भी तवज्जो नहीं मिलने से नाराज नजर आए। ग्वालियर नगर निगम महापौर प्रत्याशी को लेकर बीजेपी में शुरुआत से ही गुटबाजी देखने को मिली। यही कारण है कि सबसे अंतिम मुहर महापौर प्रत्याशी पर लगी। महापौर प्रत्याशी सुमन शर्मा का नाम घोषित होने के बाद सबसे बड़ी नाराजगी पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा में देखी गई, क्योंकि कहा जा रहा था कि पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा अपनी बहू को महापौर प्रत्याशी बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे और इनके नाम पर सिंधिया भी सहमत थे, लेकिन केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सहमत नहीं थे। इसके बाद प्रचार प्रसार के दौरान पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा लगातार नाराज दिखे। उन्हें बीजेपी के मंच पर जगह नहीं दी गई। इसके बाद वे कार्यक्रम छोड़कर चले आए। इसके बाद सुमन शर्मा का उनके सामने रोते हुए वीडियो वायरल हुआ। इससे भी पार्टी की गुटबाजी सड़क पर आ गई। अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि सत्ता के इस सेमीफाइनल के बाद आगामी साल विधानसभा का चुनाव होना है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का बड़ा असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से ग्वालियर चंबल अंचल में बीजेपी के दिग्गज नेताओं में गुटबाजी हावी है,
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह की वर्चस्व की लड़ाई के बीच कई ऐसे बीजेपी के नेता हैं जिन्हें पार्टी से दरकिनार कर दिया गया है और यह नेता अंदर ही अंदर बीजेपी का विरोध कर रहे हैं या फिर वे निष्क्रिय हो गए हैं। जनता का साथ धोखाधड़ी करेंगे, जनता की आंखों में मिर्ची धोंकेंगे, जनता को झूठे वादा करेंगे तो क्या होगा, यही होने वाला है। हाँ, अब उनका जो आरोप है वो उसको मेरे को लेना देना नहीं है, लेकिन जो जनता के साथ अन्याय करेगा उसको जनता माफ नहीं करेगी। ग्वालियर में बीजेपी की महापौर प्रत्याशी की हार के बाद चंबल अंचल के मुरैना में भी कांग्रेस की महापौर के रूप में शारदा सोलंकी जीत गई है, जबकि चंबल अंचल में मुरैना के सांसद और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की साख भी दांव पर लगी हुई थी। वे इस पार्षद स्तर के स्थानीय निकाय चुनाव में मुरैना की एक एक गली और वार्ड में अपने समर्थक पार्षदों और महापौर प्रत्याशी की जीत के लिए वोट मांगते हुए भी नजर आए थे, लेकिन उनकी अपील और दलील को जनता ने खारिज कर दिया और मुरैना में पहली बार कांग्रेस की महापौर के रूप में शारदा सोलंकी की जीत हुई है, जिससे अब सिंधिया, तोमर, वीडी शर्मा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की नाकामी दिखाई दे रही है। उनके रोड शो, आम सभाओं का जादू भी इस बार मुरैना और ग्वालियर की जनता पर काम नहीं कर पाया। जावेद खान, INS 24/7, ग्वालियर। तो 57 साल के बाद नगर निगम पर ये ताज पहना है दरअसल कांग्रेस ने, और वाकई में ये ऐतिहासिक जीत कांग्रेस के लिए और ऐतिहासिक हार बीजेपी के लिए। इस पर ज़्यादा चर्चा के लिए रुख कर लेते हैं हमारे विशेष संवाददाता अनुराग बालवी का, जो हमारे साथ भोपाल स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। अनुराग, आपसे जानना चाहेंगे ग्वालियर की हार, क्योंकि देखिए जब ये नतीजे आ रहे थे और उसके बाद जब कुछ रिजल्ट घोषित हुआ और उसके बाद और 2-4 दिन तब तक तो हर कोई संभल के बोल रहा था, रुक कर बोल रहा था, सोच समझ कर बोल रहा था, लेकिन अब वास्तव में वहां पर क्या कारण थे ये निकल कर आ रहे हैं। और जैसे कि सुमन जी ने जो प्रतिक्रिया दी उसके बाद दिखा भी, वो खुद भी नाराज़ है कहीं ना कहीं, और उन्होंने कहा कि मैं इस बारे में जो है वरिष्ठ नेता उनसे भी बात करूंगी। कुल मिलाकर बीजेपी की इस ऐतिहासिक हार के पीछे क्या कारण रहे? क्या कुप्रबंधन रहा? क्या जिस तरह से वरिष्ठ नेताओं के बीच, ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर के बीच जिस तरह से ताने की खबरें, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की खबरें, या कहें आरोप प्रत्यारोप तो नहीं लेकिन हाँ तनातनी थी उनके बीच, ये जानकारी मिलती रही, या ये कि इतने सालों तक ग्वालियर की जनता ने वहाँ मौका दिया उसके बावजूद भी काम नहीं हुए? क्या वजह थी दरअसल बीजेपी की इस तरह हारने की वहाँ? देखिए, जब 57 साल की अगर कोई दीवार ढहती है ग्वालियर के किले की, वो भी तो कोई एक कारण नहीं है, ये तो क्लस्टर ऑफ मिस्टेक्स इसको कह सकते हैं, जो ग्वालियर के जिस तरह का ये पूरा इतिहास बदला है। असल में अगर सबसे बड़ी बात कहें तो ये जो तमाम बातें जिनका जिक्र हुआ, उसके साथ एक सबसे बड़े पहलू जिसको कोई भी अनदेखा नहीं करेगा, वो ये है कि पिछले 10 सालों में शहरों की तस्वीर बहुत तेजी से बदली है। जब ग्वालियर के लोगों से आप बात करते हैं तो बड़ा ठगा सा महसूस करते हैं। एक तरफ इंदौर, दूसरी तरफ भोपाल, यहाँ तक कि जबलपुर की तस्वीर भी बदली, और जिस तेजी से बदली उस तेजी से ग्वालियर की शायद नहीं बदली। तो सबसे पहले तमाम सियासी समीकरणों के अलावा अगर देखा जाए तो वो जनता की नाराजगी थी। दूसरी सबसे बड़ी बात, ये जो किला ढहा है ये बाहर के अटैक से नहीं रहा, ये अंदर की तरफ से, घर के अंदर की तरफ से दीवार को तोड़ दिया गया। इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी, और उसका सबसे बड़ा कारण यही था। ज्योतिरादित्य सिंधिया की एंट्री पूरे मध्य प्रदेश में इंपैक्ट और इफेक्ट डाल रही है, लेकिन जिस तरह से सबसे ज्यादा असर होगा तो उनके खुद के क्षेत्र में, ग्वालियर में होगा, या ग्वालियर चंबल अंचल में होगा। और शायद यही कारण था कि दोनों नगर निगम, सिर्फ ग्वालियर नहीं, ग्वालियर और मुरैना दोनों नगर निगमों पर हार हुई है। और उसका बड़ा कारण था दिग्गजों के बीच टकराव, और ये टकराव 2 स्तर का था, दिल्ली की राजनीति के स्तर पे और दूसरा भोपाल की राजनीति के स्तर पर। और इन तमाम टकरावों के बीच बामुश्किल पहले तो आप कैंडिडेट सेलेक्ट करते हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस के पास कंफर्टेबल कैंडिडेट थे, उनके पास ज्यादा विकल्प नहीं थे। एक चेहरा उनके पास में ऐसा था, हम बात करें शोभा सिकरवार की नहीं, सतीश सिकरवार की, उनके अगर संबंधों की बात करें, उनकी लोकल पॉलिटिक्स की बात करें, तो वो अपने आप में एक बड़ा नाम थे। और इस बीच में तमाम तरह की बिखरी हुई भारतीय जनता पार्टी, अलग अलग रंगों की भारतीय जनता पार्टी, पहले पुरानी बीजेपी में भी संकट था,
ग्वालियर की बात करें, अनूप मिश्रा अलग तरह से नाराज थे, नरेंद्र सिंह तोमर अलग तरह से चलते नजर आते हैं वहां पर, जयभान सिंह पवैया अलग तरह से नजर आते हैं। उसके बाद नई भाजपा की एंट्री, ज्योतिरादित्य सिंधिया, उसके साथ प्रद्युम्न सिंह तोमर, मुन्ना लाल गोयल, ये सारे तमाम नाम। तो साफ तौर पे ये जो तस्वीर थी ग्वालियर की, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए इतनी बिखरी हुई थी, और ऊपर से जनता की नाराजगी, एक साथ कई सारे कारण, और ऊपर से एक बेहतर प्रत्याशी चयन कांग्रेस की तरफ से, एक विश्वसनीय प्रत्याशी चयन। खास तौर पे अगर आप बात करें सिकरवार परिवार की, उनका ग्वालियर क्षेत्र में वर्चस्व है और विश्वसनीयता भी है, और जी। ये एक साथ कई कारण थे जिसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्लस्टर ऑफ मिस्टेक थी, तो वहीं कांग्रेस ने एक सदा हुआ तीर चलाया, और इन जी। सारे कारण एक साथ मिलकर जो है एक 57 साल के इतिहास की, जिसको कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि बहुत मुश्किल है इस किले को ढहाना कांग्रेस के लिए, वहां पर जीत हासिल की और एक बड़ा परिवर्तन हुआ। सुनो बिल्कुल अनुराग, लेकिन ये भी देखना चाहिए था बीजेपी को कि उपचुनाव में जिस तरह से ग्वालियर चंबाल में उसे शिकस्त मिली थी, उसके बाद जाहिर तौर पर उसको थोड़ा और बेहतर तरीके से कदम रखने की ज़रूरत थी वहाँ पर, और जो दूरियाँ थी उसे पाटने की ज़रूरत थी, लेकिन ऐसा नहीं किया, और इसका नतीजा मुरैना में फिर देखने को मिला। मुरैना में बीजेपी को मिली करारी हार के बाद बीजेपी के जिले के दिग्गजों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होने लगे हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव वाले क्षेत्र में बीजेपी की हार किसी बड़े झटके से कम नहीं है। आखिर क्या रहे बीजेपी की हार के कारण, और क्यों कांग्रेस के प्रत्याशी ने किला फतह कर लिया? INH 24/7 की टीम इसी मुद्दे की पड़ताल करती दिखा रही है आपको ये स्पेशल रिपोर्ट। महापौर के चुनाव में भाजपा की हार के लिए लोग सीधे तौर पर जिला अध्यक्ष डॉक्टर योगेश पाल गुप्ता को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कहा तो यह जा रहा है कि जिला अध्यक्ष महापौर प्रत्याशी के साथ जनसंपर्क में भी नजर नहीं आए। इसके अलावा शहर के वार्ड क्रमांक 12 में जहां जिला अध्यक्ष का निवास है, वहां भी पार्टी का उम्मीदवार चुनाव हार गया। बीजेपी जिला अध्यक्ष जिस जगह रहते हैं, वहां की पोलिंग पर भी भाजपा प्रत्याशी को विजयी उम्मीदवार की तुलना में 72 वोट कम मिले। खास बात यह है कि जिलाध्यक्ष के अलावा मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम के चेयरमैन और पूर्व विधायक रघुराज सिंह कंसाना, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष केदार सिंह यादव तथा कई बार विधायक रह चुके पूर्व केंद्रीय मंत्री मुंशी लाल भी इस वार्ड में रहते हैं। इसके बावजूद यह सीट 800 मतों के अंतर से आम आदमी पार्टी के खाते में चली गई। इस प्रकार से अन्य वार्ड में भी बीजेपी प्रत्याशी को करारी हार का सामना करना पड़ा। इन वार्डों में वार्ड क्रमांक 12 में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष एवं 2 बार पार्षद रहे संजय शर्मा चुनाव हार गए। आरएसएस के दिग्गज राधे श्याम गुप्ता वार्ड क्रमांक 23 में बीजेपी प्रत्याशी की हार हुई। वार्ड क्रमांक 39 में बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष प्रेमकांत शर्मा चुनाव हार गए। पूर्व विधायक शिव मंगल सिंह तोमर के निवास स्थान वाले वार्ड में बीजेपी की हार हुई। भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष रीना डंडोतिया के निवास स्थान वाले वार्ड में भी पार्टी हार गई। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों की करारी हार हुई। पूर्व विधायक एवं वर्तमान में ऊर्जा विकास निगम के अध्यक्ष गिरिराज दंडोतिया के वार्ड में भी बीजेपी की हार हुई। इस बार राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के कई समर्थक भी हार गए। उनके साथ कांग्रेस छोड़कर आए केडी दंडोतिया, मीना सिकरवार, श्रीराम राठौर सहित कुछ अन्य लोगों को अलग अलग वार्डों में पार्षद पद के लिए टिकट दिया गया था, लेकिन सभी चुनाव हार गए। मुरैना नगरीय निकाय चुनाव में इस बार भाजपा के प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के दिग्गज नेताओं की कोशिश भी कामयाब नहीं हुई। भाजपा की महापौर प्रत्याशी के समर्थन में खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री एवं मुरैना सांसद नरेंद्र सिंह तोमर और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने जीवाजीगंज में सभा और रोड शो किया। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री तोमर ने तो वार्ड क्रमांक 16 और 23 में भाजपा के पार्षद प्रत्याशियों के लिए व्यक्तिगत जनसंपर्क भी किया, लेकिन जनता ने इन वार्डों में भाजपा उम्मीदवारों को नकार दिया। देखो, हार के तो बहुत से कारण होते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन जनता ने जो जनादेश दिया है उसको हमारी पार्टी स्वीकार करती है और कहीं ना कहीं कुछ कमियां हमारे अंदर रही होंगी जिनको दूर करने का पार्टी प्रयास करेगी। मुरैना में हार ने बीजेपी के दिग्गजों को दिन में तारे दिखा दिए। सबसे बड़ी चिंता केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को अपने भविष्य की हो रही होगी कि नए सियासी समीकरणों के बीच वे अपना चुनाव कहां से लड़ेंगे। मुरैना बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा का गृह जिला भी है, लेकिन वे जीत नहीं दिला पाए। बीजेपी के सूरमाओं का इलाका चंबल में भाजपा का किला ढह गया है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा, शिवराज सरकार में 9 मंत्री, 14 निगम मंडल अध्यक्ष इसी अंचल से हैं।
फिर भी ग्वालियर और मुरैना में बीजेपी महापौर का चुनाव हार गई। यही पार्टी के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है। वैसे कांग्रेस के जीत के बारे में कहें तो कांग्रेस के जीत के मुख्य सूत्रधार इस प्रकार से हैं। कांग्रेस इस चुनाव में पूरी तरह एकजुट दिखाई दी। टिकट वितरण के समय जो नेताओं में आक्रोश पनपा वह समय के साथ थम गया। महापौर टिकट के सबसे पहले सर्वे के आधार पर टिकट दिया। पार्टी ने इस अंचल के अनुभवी नेता अशोक सिंह को प्रभारी बनाया। रूठे नेताओं को एकजुट करने के लिए कमलनाथ ने खुद नेताओं से बात की। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह की सक्रियता भी जीत का आधार बनी। हमने घोषणा पत्र में जो वादे किए हैं उन वादों को हम पूरा करेंगे और हमने ये भी कहा है कि हर वार्ड में महापौर और महापौर सहित हमारे वार्ड का प्रत्याशी को लेकर वार्ड की जो समस्या है उसको दूर कराएंगे। और हमारे जो घोषणा पत्र था उसमें जो वादा हमने नगर निगम क्षेत्र की जनता के साथ किया है, हमारा महापौर सभी पार्षदों के साथ मिलकर उन वादों को पूरा करें। चंबल में भाजपा संगठन इस समय सबसे कमजोर माना जा रहा है। यहाँ के वरिष्ठ और पुराने भाजपा नेताओं को संगठन द्वारा तवज्जो न मिलने से वे नाराज हैं, जबकि पूर्व कैबिनेट मंत्री रुस्तम सिंह, 4 बार के सांसद व महापौर रहे अशोक अर्गल सहित मुरैना के सांसद रहे अनूप मिश्रा, पूर्व जिलाध्यक्षों को संगठन द्वारा पूरे नगर निगम चुनाव में कोई भी जिम्मेदारी नहीं दी गई। इस तरह भाजपा की नुक्कड़ सभाओं सहित जनसंपर्क में भाजपा के वरिष्ठ लोग नजर नहीं आए। चंबल में सिंधिया समर्थकों के आने से उनके समर्थकों सहित तोमर समर्थकों में अब गुटबाजी साफ तौर पर नजर आने लगी है। इन सब कारणों से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। INS 24/7 के लिए मुरैना से रवींद्र तिवारी के साथ मनीष कांत जैन की रिपोर्ट। अनुराग, इस रिपोर्ट को देखने के बाद क्या ये समझना होगा कि चाहकर भी बीजेपी ग्वालियर चंबल अंचल में अपने बिखरे कुनबे को समेट नहीं पा रही, या हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे अनुराग कि जिस तरह की खबरें ग्राउंड जीरो से आई कि यहाँ जो बीजेपी का प्रत्याशी था उसको हराने के लिए तो खुद वहीं पर जो लोग थे ये कोशिश कर रहे थे और कुछ इस तरह से प्रचार प्रसार भी हुआ था। देखिए, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि जब हम देखें जिस तरह ये पूरा मुरैना की खासतौर पे बात करेंगे तो कई बार बड़े हिडन इक्वेशंस होते हैं। 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण तरीके से भारतीय जनता पार्टी को समझनी होगी। एक ये कि बयान अगर आपका कोई बड़ा नेता विवादित देता है और अपने ही किसी बड़े नेता के खिलाफ देता है तो एक बड़ा संदेश चला जाता है और कहीं ना कहीं वो फिर तैयारी वैसी होती है जैसी आपने कहा कि हराना ही लक्ष्य बन जाता है अपनों का। शायद ऐसा ही कुछ नरेंद्र सिंह तोमर का एक बयान जो खूब वायरल हुआ था, मुरैना में खूब चर्चा का विषय बना था, एक कारण। दूसरा बड़ा कारण अगर हम देखें तो अशोक अर्गल जो आपके मेयर थे, जिनकी छवि बहुत अच्छी थी और कहीं ना कहीं एक मैच्योर लीडरशिप थी, विनम्र स्वभाव के व्यक्तित्व थे, उनका काफी सम्मान उस क्षेत्र में, आप उनको पूरी तरह से इग्नोर कर रहे हैं। अनूप मिश्रा सांसद थे, यानी उनका भी क्षेत्र में उतना ही प्रभाव रहा होगा। आपके पास में बूथ लेवल के कार्यकर्ता या तो महापौर पद के होंगे या सांसद पद के होंगे या विधायक पद के होंगे, स्थानीय विधायक आपका है नहीं, तो ऐसे में आपको जिनको तवज्जो देनी थी आपने उनको तवज्जो दी नहीं। यह कारण हुआ कि जिस त्रिदेव फार्मूले की बात हो रही थी उसमें कहीं ना कहीं परेशानी हुई, क्योंकि वो त्रिदेव फार्मूले के लोग या तो अशोक अर्गल के थे या फिर वो अनूप मिश्रा के थे या फिर स्थानीय लोगों के थे। अनुराग, और यह महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए है दरअसल, क्योंकि कांग्रेस जीत गई ये बड़ी खबर नहीं थी, बीजेपी हार गई इस पर मंथन करना ही बड़ा विषय था। और वाकई में बीजेपी को अब करना भी चाहिए, क्योंकि बहुत नज़दीक है 2023, ऐसे ही बिखरे रहे और ऐसे ही आपस में तनातनी चलती रही तो एक बार फिर मौका मिलेगा, क्योंकि अब इन रिजल्ट्स के बाद, नगर निगम के बाद कांग्रेस अच्छी खासी एक्टिव नज़र आ रही है। और अब मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव चूंकि संपन्न हो चुके हैं, सिर्फ जीत हार पर ही चर्चा हो रही है। जबलपुर में कांग्रेस ने 18 साल बाद जीत हासिल की है, वहीं महाकौशल में मिली हार के बाद बीजेपी में मंथन का दौर शुरू हो गया है। जबलपुर में बीजेपी की हार और कांग्रेस की जीत के मायनों पर देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट हमारी। जबलपुर में महापौर भले ही कांग्रेस का बना हो, परंतु बीजेपी पार्षदों की संख्या ज्यादा है। कुल 79 वार्ड पार्षदों में से 44 में भाजपा ने जीत दर्ज की, वहीं 26 पर कांग्रेस विजय पताका फहराती नजर आई। बीजेपी की हार के बाद एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने का दौर भी शुरू हुआ, वहीं कांग्रेस इसे विकास की जीत बता रही है।
कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना का कहना है कि बीते 18 सालों का बीजेपी का कुशासन जनता ने देखा। बेतरतीब ढंग से हुए निर्माण कार्य जिसका दंश आज भी शहर की जनता भोग रही है। इन्हीं वजहों से जनता ने कांग्रेस को चुना है। देखिए, मैं पहले दिन से कहता रहा हूँ, विधानसभा भी कहता रहा, उसके पहले नगर निगम में जब तक पार्षद रहा हूँ वहाँ भी कहता रहा कि जबलपुर शहर में काम करने का बेढंगी चाल, अनियोजित, जिसको कहते हैं अनियोजित विकास हो रहा है। जबलपुर शहर में को महत्व नहीं दे रहे हैं, जबलपुर शहर को दोयम दर्जे का शहर बना दिया। इन सब बातों का खामियाजा भाजपा को आज भुगतना पड़ा और भविष्य में भुगतना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के महापौर पद प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र जामदार ने अपनी हार को स्वीकार करते हुए कहा कि मां नर्मदा की कृपा नहीं हो पाई, इसी कारण जनता ने उन्हें नकार दिया। लेकिन शहर विकास के लिए कांग्रेस को समर्थन देने में पीछे नहीं रहेंगे। नर्मदा जी की इच्छा नहीं रही होगी, इसलिए नर्मदा जी ने कहा कि इनको चांस देना है। इनको चांस मिल गया, जनता ने उन्हें चुना। अब वो चुनाव, उनका चुनाव हुआ है, स्वाभाविक है, पूरा काम करेंगे हम, उनका पूरा सहयोग करेंगे, पूरा समर्थन करेंगे। हमारी तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वहीं नवनिर्वाचित महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू का कहना है कि शहर विकास को लेकर जो संकल्प लिया गया, उस संकल्प को हम पूरा करेंगे। शहर के 79 वार्ड पार्षद हैं, उन सभी का साथ और सहयोग लेकर कार्य किया जाएगा। उन्होंने अपनी जीत का श्रेय आम जनता को देते हुए कहा कि मेरी जीत नहीं, आम जनता की जीत है। जनता ने मुझ पर जो विश्वास किया, उस विश्वास पर मैं पूरा खरा उतरने का प्रयास करूंगा। ये संकल्प आप लोगों को बताया, शहर के लोगों को अपना संकल्प बताया था कि शपथ के बाद जब हम लोग अपने कुर्सी पे बैठेंगे, 1 घंटे के भीतर जो पहली फाइल दस्तखत होगी वो यह सुनिश्चित करेगी कि मां नर्मदा में आने वाले समय में गंदे नाले का एक बूंद पानी भी नहीं मिलेगा। और उसके अलावा भी बहुत सारे कामों की शुरुआत होगी। जबलपुर में भाजपा की हार के कारणों को जानने का प्रयास INH 24/7 की टीम ने किया तो इस हार के पीछे कई कारण नजर आए, जिनमें प्रमुख कारण पूर्व मंत्री अजय विश्नोई का जबलपुर से दूरी बनाना, बीजेपी के ही पूर्व मंत्री हरेंजीत सिंह को चुनाव प्रचार में सक्रिय न होना, स्मार्ट सिटी के निर्माण कार्यों से परेशान जनता, बीजेपी प्रत्याशी का जनता से सीधा जुड़ाव न होना, कोरोना काल के दौरान बीजेपी प्रत्याशी के अस्पताल पर कई प्रकार के आरोप लगना, बीजेपी संगठन का कई ध्रुवों में विभाजित हो जाना, पूर्व महापौर स्वाति गोडबोले समेत दिग्गजों ने सक्रियता से काम नहीं किया, चुनाव की कमान युवाओं को देने से वरिष्ठ नेताओं ने उपेक्षित महसूस किया। इसके अलावा कांग्रेस प्रत्याशी की जनता के बीच में पकड़ होने का फायदा उनको मिला। वहीं पार्टी की गुटबाजी के अलावा बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र जामदार को नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मामले में आरोपी सिटी हॉस्पिटल के संचालक सरबजीत सिंह मोखा का बचाव करना भी हार के कारणों में गिना जा रहा है। अब देखना ये होगा कि भाजपा की अगली रणनीति क्या होगी और नए महापौर अपने दावे के अनुसार कितना विकास करवा पाते हैं। INH 24/7 के लिए जबलपुर से कैमरामैन देवेंद्र विश्वकर्मा के साथ संजय साहू की रिपोर्ट। अनुराग, यदि जबलपुर की रिपोर्ट की बात करें तो इसे देखने के बाद ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जैसे भगवान भरोसे बीजेपी के बड़े नेताओं ने इन चुनावों को छोड़ दिया था, नगर निगम चुनाव को, ठीक वैसे ही विकास के कार्यों को भी, चाहे वो स्मार्ट सिटी की बात कहें या जिस तरह से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए जिस तरह से हज़ारों करोड़ रुपया लगा और उसके भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतें आती रही, वो भी भगवान भरोसे ही था और फिर जनता ने अपना भरोसा कांग्रेस पे जता दिया। देखिए, बिल्कुल है ही। जबलपुर की अगर हम बात करते हैं तो जबलपुर के लोग बेहद नाराजगी से कहते हैं कि इसको एक बड़ा सा गांव बना दिया गया है। या मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गांव जो है वो जबलपुर है, ये सामान्य तौर पर जबलपुर के लोग कहते नजर आते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा कारण जो है इसमें अगर हम देखें तो व्यक्तिगत रूप से प्रत्याशी, मतलब इंडिविजुअल जो प्रत्याशियों की लोकप्रियता थी या प्रत्याशी के प्रति नाराजगी थी, ये सबसे बड़ा कारण था जबलपुर में। ऐसा नहीं था कि बीजेपी में बहुत ज्यादा गुटबाजी जबलपुर में थी या अजय विश्नोई की नाराजगी बहुत बड़ा असर डाल सकती है, क्योंकि महाकौशल में खासतौर पर जबलपुर की हम बात करें तो दूसरे कारण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और सबसे बड़ा कारण था कि जगत बहादुर अन्नू के रूप में कहा जाता था कि व्यक्तिगत छवि उनकी बहुत ज्यादा बेहतर थी दूसरे प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र जामदार की। जब आपका कोई निजी अस्पताल होता है, जब और वो भी एक बहुत बड़ा अस्पताल होता है, तो एक नाराजगी कई कारणों से बनती जाती है किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के प्रति और उसके संचालक के प्रति, लेकिन वो इस तरह की बनेगी क्योंकि उसका एक बड़ा कारण ये समझना था भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी चयन के पहले
कि 2 साल कोविड के रहे हैं और उस समय अगर सबसे बड़ा इम्पैक्टिव सेक्टर जो था, खुद भाजपा ने एक नारा दिया था, सेवा के माध्यम से संगठन की मजबूती, तो वही कहीं ना कहीं चूक पहले से ही 2 साल में हुई, वो भी एक डॉक्टर के कारण। तो सबसे बड़ा कारण जो मुझे सुना नजर आता है वो व्यक्तिगत नाराजगी प्रत्याशी को लेकर थी और दूसरे प्रत्याशी जो कांग्रेस का था उनकी एक बेहतर छवि, यही सबसे बड़ा कारण जबलपुर में हार और जीत का रहा है। सुन अनुराग, और अब हम अपने दर्शकों से साझा करेंगे कटनी की रिपोर्ट। प्रदेश की कटनी नगर निगम नया इतिहास बनाने के लिए जानी जाती है। इस निगम में जनता ने किन्नर को शहर सरकार की कमान दे दी थी। यही वो निगम है जहां से 17 साल पहले निर्दलीय प्रत्याशी जीतने में कामयाब हुए थे और अपने इसी इतिहास को बरकरार रखते हुए कटनी की जनता ने बीजेपी कांग्रेस दोनों दलों के प्रत्याशियों को खारिज करते हुए निर्दलीय को विजयी का ताज पहना दिया। कटनी में बीजेपी कांग्रेस के हार के कारणों पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। बीजेपी ने प्रीति सूरी का टिकट काटा तो वे निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में आ गईं। उन्हें उनके पति के द्वारा किए जाने वाले सामाजिक कार्यों का लाभ मिला। उनके पति संजीव सूरी समाज सेवा के कई कार्यों को संचालित करते हैं, जैसे निशुल्क संवहन, 100 फीचर, निशुल्क पानी का टैंकर, शहर के बाड़ों में भेजकर पानी उपलब्ध कराना, शहर की जनता को अपने खर्चे में जगन्नाथपुरी और वैष्णो देवी की यात्रा कराना जैसे कार्यों को देखते हुए जनता की सहानुभूति उनके साथ थी। लेकिन बीजेपी ने उनका टिकट काटा तो जनता का आक्रोश बीजेपी के प्रति बढ़ गया और जनता ने बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ मतदान किया। अब बीजेपी हार के कारणों का मंथन कर रही है। हमारे प्रत्याशी के हार का विषय है तो वो एक प्रथम बात तो ये है कि ये एक अंकगणित का खेल है। हमारी ही पार्टी का एक प्रत्याशी निर्दलीय के रूप में खड़ा हुआ जिसकी वजह से कहीं वोटों का थोड़ा सा डिवाइडेशन हुआ। और जहाँ तक बात हार की बात है तो उसको लेकर के हमारी पार्टी के सभी लोग, हमारे जो वरिष्ठ जन हैं, सब इस बात की समीक्षा करेंगे। प्रीति सूरी 2009 और 2014 में पार्षद रहीं। एक बार उनके पति भी पार्षद रहे जिसका लाभ भी सूरी दंपति को मिला। इसके अलावा सूरी परिवार सामाजिक कार्यों के अलावा खेल प्रेमी भी है। इसके अलावा सूरी परिवार की चुनावी रणनीति निर्दलियों के भरोसे रही। उन्होंने निर्दलीय वार्ड के पार्षदों को एकजुट कर चुनाव लड़ा और निर्दलीय महापौर का चुनाव जीतने में सफल हुए। हालांकि कांग्रेस ने श्रेया खंडेलवाल को टिकट देकर मुकाबला लगभग बराबरी का बना दिया था। कांग्रेस को उम्मीद थी कि बीजेपी की बागी प्रत्याशी को चुनाव मैदान में होने से कांग्रेस को इसका लाभ मिलेगा और कांग्रेस विजयश्री का वर्ण कर लेगी, लेकिन कटनी की जनता ने निर्दलीय प्रत्याशी पर मोहर लगाई। पृष्ठभूमि की एक अच्छी प्रत्याशी हमने जनता के बीच में रखा। उसके बाद भी हमारी हार यदि हुई है तो उसके लिए हम उस विषय पर अध्ययन, चिंतन और मनन करेंगे। उसके बाद ही किसी रिजल्ट पे हम पहुंच सकते हैं। कटनी की सियासत पर नजर रखने वालों का कहना है बीजेपी जीत के मुकालते में रही। बीजेपी के दिग्गजों का यही मुकालता पार्टी के लिए हानिकारक साबित हुआ। देखिए, मैं समझता हूँ अगर कोई निर्दलीय प्रत्याशी जब भी जीतता है तो ये चुनाव जो है पार्टी से हट करके थोड़ा सा मानसिकता प्रधान होता है। मतदाता अपनी मानसिकता शायद पहले तय कर लेता है और यहाँ पर भाजपा ये चूक गई कि हमारा जो मतदाता है वो हमसे थोड़ा सा तो रुष्ट है और उस आक्रोश को वो समझ नहीं पाई। कांग्रेस हार के कारणों पर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई है। हालांकि कांग्रेस को सिर्फ बीजेपी की आपसी लड़ाई में फायदा होने की उम्मीद थी, लेकिन बीजेपी ने अपनी हार की समीक्षा करना शुरू कर दिया है। प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री ने कटनी पहुंचकर कार्यकर्ताओं से बात की और हार के कारणों को जानने का प्रयास किया। अब प्रजातंत्र में हार और जीत होती है, स्वीकार करना चाहिए। जो जीते उनको बधाई और जो हारे हैं तो उनको अपनी हार स्वीकार करना चाहिए। ये मंथन करने की आवश्यकता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कटनी की जनता अपनी पसंद के प्रत्याशी को लेकर लगभग हर चुनाव में चौंकाने वाले फैसला देती है, लेकिन इस बार के चुनाव में जनता की पसंद के कारण बीजेपी के दिग्गज नेता संजय पाठक और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के बीच में दूरियां बढ़ सकती हैं। बीजेपी आला कमान संजय पाठक के भरोसे थी, लेकिन संजय पाठक कोई खास करिश्मा इस चुनाव में नहीं दिखा पाए। INS न्यूज के लिए कटनी से योगेश खरे के साथ भोपाल से मनीष कांत जैन की रिपोर्ट।
अनुराग, जब कटनी का जिक्र करते हैं तो यहाँ पर दो बड़े नेता संजय पाठक और वीडी शर्मा दोनों ने खूब मेहनत की, लेकिन उसके बावजूद भी जनता का आशीर्वाद नहीं मिला बीजेपी को। क्या एक यही वजह है या प्रीति सूरी वाकई में जमीनी कार्यकर्ता थी और उस पर वो काम भी कर रही थी? देखिए, यहाँ पर जो सीधी सी बात है, भारतीय जनता पार्टी की पहचान कार्यकर्ता होता है, लेकिन कभी हम देख रहे हैं कि पिछले 3-4 सालों में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की तरह अब नजर आने लगी रणनीतिक रूप में। और जब व्यक्ति संगठन से बड़ा हो जाता है तो मुश्किलें उस पार्टी की बढ़ने लगती है। कांग्रेस का इसी कारण बुरा होना शुरू हुआ मध्य प्रदेश में, और कहीं ना कहीं अब वही परिस्थितियां दिखने लगी है भाजपा में। कटनी में भी यही हुआ। दो बड़े चेहरे संजय पाठक, जिनके बारे में कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को ही चलाते हैं, जबकि भाजपा के संदर्भ में ऐसी बातें नहीं कहा जाती, और ऊपर से वीडी शर्मा जो खुद प्रदेश अध्यक्ष हैं। और जब उन दोनों ने निर्णय कार्यकर्ताओं पे थोप दिया तो कार्यकर्ताओं की नाराजगी सामने आई। नाराजगी ऐसी कि आपका जिला उपाध्यक्ष, जिले के कई सारे पदाधिकारी बागी होकर महापौर पद से लेकर पार्षद पद तक का चुनाव लड़ लिए। और ये आप सोचिए कि पहले और दूसरे नंबर पे अगर भारतीय जनता पार्टी के ही लोग रहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी कितनी अच्छी स्थिति में रहती अगर वहां कोई बागी नहीं होता। तो साफ तौर पे यहाँ पे व्यक्ति विशेष की पसंद जो है भारतीय जनता पार्टी की हार का कारण बनी है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर बहुत सारे, अगर देखें तो दोनों ही वोट, चाहे वो प्रीति सूरी की बात करें या फिर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की बात करें, दोनों वैसे ही थे। पर वही एक ही बात, अनुराग, एक तो बागी को हल्के में लेना जैसे आपने कहा कांग्रेस की तरह, और दूसरी ग्वालियर चंबल संभाग में आपसी खींचतान, ये भी एक कारण कांग्रेस में था। तो कांग्रेस तो जहां अपनों को समेटने लगी है, गलतियों पर मंथन करने लगी है, उसका नतीजा स्थानीय चुनाव में उसे मिला भी। और दूसरी तरफ बीजेपी लगता है ओवर कॉन्फिडेंस में है, इसकी वजह से ही ये स्थिति बनी। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी जगह से बीजेपी के लिए बुरी खबर आई हो। सतना की यदि बात करें तो सतना में निकाय चुनाव के बाद एक और जहां कांग्रेस में सन्नाटा पसरा हुआ है, वहीं भारतीय जनता पार्टी में खुशी का आलम है। भारतीय जनता पार्टी के महापौर पद के उम्मीदवार योगेश ताम्रकार की हुई जबरदस्त जीत संगठन की एकता, प्रत्याशी की ईमानदारी बताई जा रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी को उनके ही वरिष्ठ नेता ने ऐन वक्त पर धोखा दिया। ये देखिए। कांग्रेस को सतना नगर निगम से काफी उम्मीदें थी। पार्टी ने करीब 15 दिन पहले ही अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया था। वहीं बीजेपी ने संघ की पृष्ठभूमि के अपने नेता योगेश ताम्रकार पर दांव लगाया। उनकी ईमानदार छवि का पार्टी को फायदा भी मिला। उन्होंने आसानी से चुनाव जीत लिया। पार्टी और संगठन ने बेहतर रणनीति बनाई। नगर निगम क्षेत्र को सेक्टर में बांटकर नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी। कांग्रेस को उनके ही नेता ने धोखा दे दिया। सिद्धार्थ कुशवाहा को टिकट मिलने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सईद अहमद ने पार्टी को छोड़कर बसपा का दामन थाम लिया और बसपा के टिकट से चुनावी मैदान में टाल ठोक दी। उनकी दावेदारी के बाद से ही कांग्रेस के समीकरण गड़बड़ाने लगे। सबसे बड़ा तो कारण ये है कि वो उनकी छवि जो है बिल्कुल ईमानदारी की थी और उनके ऊपर किसी तरह कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं था। प्रमुख कारण तो एक यही था। दूसरा, संगठन ने भी एक रणनीति के तहत काम किया। वो संघ से भी जुड़े थे, संघ का भी उनको अच्छा समर्थन मिला। उधर कांग्रेस के चुनाव हारने पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का ये कहना है कि बीजेपी ने पैसे के बल पर चुनाव जीता। पैसा और प्रशासन के सहयोग से बीजेपी भले ही चुनाव जीतने में सफल हो गई हो, लेकिन कांग्रेस का जनाधार कम नहीं हुआ है। कांग्रेस के नेता ये मानते हैं कि मौजूदा प्रत्याशी से मजबूत कोई नेता इस क्षेत्र में नहीं था। कहीं चूक नहीं हुई है, सब ठीक ही चल रहा था। आजकल राजनीति में पैसा बहुत लग रहा है और भाजपा के पास सत्ता है और पैसा है, दोनों उनके पास है। उसके बल पर वो जीत उनको मिल गई। दरअसल कांग्रेस ने जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए सिद्धार्थ कुशवाहा को टिकट दिया, लेकिन बीजेपी ने पिछड़ा वर्ग वर्सेस सामान्य वर्ग इस चुनाव को कर दिया, जिसके चलते कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। बीजेपी प्रत्याशी योगेश ताम्रकार की बेहतर कार्यशैली है और वो संस्कारी व्यक्ति है, लिहाजा मतदाताओं ने ये ठान लिया
कि विकास एक बेहतर ईमानदार व्यक्ति के हाथों में सौंपना है। यही फैक्टर भीतर ही भीतर चलता रहा और बीजेपी को सफलता मिल गई। आम मतदाताओं ने ये ठान लिया था कि सतना में हमें विकास एक ईमानदार व्यक्ति के हाथों में सौंपना है। ये एक फैक्टर बहुत ही अंदरूनी चलता रहा। दूसरी बात, एक विशेष जाति के लोगों ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया है। वो स्पष्ट है कि उनके ही बिरादरी के लोग खड़े थे। सिद्धार्थ कुशवाहा में कोई ऐसा 2.5 साल 3 साल के कार्यकाल में सतना के लोगों की पहचान नहीं बना पाए। विधायक रहते हुए सिद्धार्थ कुशवाहा पिछले 3 सालों में ऐसी कोई छवि नहीं बना पाए जिससे कि उन्हें लोग जानने लगे। इसके अलावा वे भी परिपक्व नेता नहीं हुए हैं। वही कांग्रेस से बगावत करके बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले पूर्व मंत्री सईद अहमद 2003 से राजनीति में निष्क्रिय थे, लेकिन अचानक चुनावी मैदान में आने से भी कांग्रेस के समीकरण गड़बड़ा गए। इस क्षेत्र में 20 से 25 हजार के बीच में बसपा का वोट बैंक है, जो इस बार भी प्रत्याशी तो मिला, तो वही इसी वोट बैंक ने कांग्रेस के समीकरणों को बिगाड़ने का काम किया। INS 24/7 के लिए सतना से मनोज रजक और भोपाल से मनीष कांत जैन की रिपोर्ट। सतना के बाद सागर की बात कर लेते हैं, जहां पर नगर निगम के महापौर और 48 वार्ड पार्षदों की हुई मतगणना में भारतीय जनता पार्टी की संगीता तिवारी 12,714 मतों से महापौर निर्वाचित घोषित हुई। नगर निगम के 48 वार्डों में से भारतीय जनता पार्टी के 40, कांग्रेस के 7 और 1 निर्दलीय उम्मीदवार विजयी घोषित किए गए। आखिर किस तरह लोगों ने इस बार मतदान किया है, ये भी आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में विस्तार के साथ, और वो क्या कारण रहे हार के। सागर नगर निगम के परिणामों का विस्तार से अध्ययन करने पर पता चलता है कि महापौर पद के लिए सागर के चुनाव में 30 वार्ड में बीजेपी और 18 वार्ड में कांग्रेस को बढ़त मिली, जबकि वार्ड के चुनाव में बीजेपी के 40 पार्षद जीत गए और कांग्रेस को सिर्फ 7 वार्ड में ही संतोष करना पड़ा। सागर में इस बार कांग्रेस ने निधि जैन को प्रत्याशी बनाकर बीजेपी के सामने कड़ा मुकाबला दिखाने का प्रयास किया। तमाम सियासी चर्चाओं में सागर सीट की जरूर चर्चा होती रही। कांग्रेस अपनी जीत की लिस्ट में भी सागर का नाम शामिल किए रही, लेकिन मतगणना के दौरान ही कांग्रेस के मंसूबों पर पानी फिर गया। कांग्रेस ने दरअसल जाति आधार पर जैन समाज के वोटरों की संख्या को देखते हुए निधि जैन को अपना प्रत्याशी बनाया, लेकिन कांग्रेस का जातीय कार्ड भी काम नहीं आया। कांग्रेस के हार के कारणों को देखें तो जाति आधार पर प्रत्याशी का चयन किया जाना, जैन समाज के वोटर एकजुट हुए तो ब्राह्मण भी एकजुट हो गए। सभी समाजों को साधने के लिए कांग्रेस में कोई प्रयास नहीं किया। चुनाव अभियान के माध्यम से माहौल अपने पक्ष में करने का प्रयास किया। जमीनी आधार पर संगठन की मजबूती से कोई प्रयास नहीं किया। प्रचार अभियान में तामझाम तो रहा, लेकिन सक्रिय कार्यकर्ताओं की गैर मौजूदगी रही। कांग्रेस ने 15 दिन पहले ही अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया था। जोर शोर से प्रचार प्रसार भी शुरू किया, लेकिन आखिरी दिनों में कांग्रेस के प्रचार ने दम तोड़ दिया। कमलनाथ ने रोड शो भी किया, लेकिन कार्यकर्ताओं को वे एकजुट नहीं कर पाए। हालांकि कांग्रेस इस बात से संतोष कर सकती है कि अभी वे चुनावों में एक तरफा जीत दर्ज करने वाली बीजेपी को 3 मंत्रियों को डेरा डालना पड़ा, तब जाकर 12,000 वोटरों से जीत मिल पाई। मीडिया ने भी देखा, सारी जनता ने भी देखा कि किस तरह से प्रदेश की सरकार के जिम्मेदार मंत्रियों ने यहाँ लगातार डेरा डालकर लोगों को भयपूर्वक, लोभपूर्वक और जितने भी हथकंडे हो सकते हैं लोगों को प्रभावित करने का काम किया, और बड़े स्तर पर फर्जी मतदान भी सागर में हुआ। इस बात का मैं दावा आपके चैनल के माध्यम से कर सकता हूँ। वहीं बीजेपी की जीत के कारणों की बात करें तो शिवराज सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री और बुंदेलखंड के कद्दावर नेता भूपेंद्र सिंह को प्रचार की कमान संभालनी पड़ी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश सरकार के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और गोपाल भार्गव को भी सागर में डेरा डालने के निर्देश दिए। इतना ही नहीं, जैन समाज के वोटरों की संख्या को देखते हुए बीजेपी ने बड़ी चतुराई से चुनाव को जैन वर्सेस ब्राह्मण कर दिया। बारिश के मौसम में शहर के खस्ताहाल माहौल भी बीजेपी के खिलाफ था, लेकिन बीजेपी ने अंतिम दौर में अपनी पूरी ताकत झोंक दी और पार्टी को सफलता मिली।
हारने के लिए किसी ना किसी पर तो ठीकरा फोड़ेंगे। वो अपनी नाकामियाँ तो नहीं बताएंगे कि कभी वो जनता के बीच में सक्रिय नहीं रहे, कभी वो स्वयं जो प्रत्याशी थे अपने संगठन के बीच में सक्रिय नहीं रहे, समाज से उनको जितना उनकी अपेक्षा थी तो समाज में सक्रिय नहीं रहे तो उतना उन्हें बैकअप भी नहीं मिला। तो फिर अपनी नाकामियाँ ना बताते हुए भारतीय जनता पार्टी पर ये दोषारोपण और वही सब ये कह रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी बिना संगठन और बिना सक्रिय कार्यकर्ताओं के सिर्फ जाति समीकरण के तहत चुनाव लड़ा। कांग्रेस यदि जातियों को साधने का प्रयास करती तो कांग्रेस को इस सीट पर सफलता मिल सकती थी। वहीं सागर चुनाव में विधायक शैलेंद्र जैन की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी थी, क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी निधि जैन उनके सगे छोटे भाई की पत्नी हैं। यही कारण है कि सागर के चुनाव के सारे सूत्र मुख्यमंत्री ने अपने पास रखे और अलग अलग समय में मंत्रियों को सागर में सक्रिय कर चुनाव में सफलता प्राप्त की। INS 24/7 के लिए सागर से कृष्ण कुमार नगाइच के साथ भोपाल से मनीष कांत जैन की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं खंडवा की, जहां खंडवा नगर निगम पर पिछले 4 बार यानी कि 20 सालों से कब्जा जमाई बीजेपी को इस बार भी जनादेश मिला। महापौर प्रत्याशी अमृता यादव ने पिछले सभी रिकॉर्ड्स को पीछे छोड़ते हुए 19,763 मतों से जीत दर्ज की। बीजेपी की लगातार चौथी जीत के मायने पर देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। खंडवा नगर निगम चुनाव में कांग्रेस कुछ खास हासिल नहीं कर पाई, वहीं बीजेपी ने लगातार चौथी बार जीत हासिल की। बीजेपी के रणनीतिकारों का मानना है कि मोदी सरकार और शिवराज सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास के कारण जनता ने ये मतादेश दिया है। इसके अलावा प्रत्याशी के ससुर स्वर्गीय हुकुमचंद यादव ने खंडवा विधानसभा से 4 बार विधायक रहते हुए जो जनता की सेवा की उसका प्रतिफल जीत के रूप में प्राप्त हुआ। जो पृष्ठभूमि से जहाँ से हमारी कैंडिडेट थी वो यादव परिवार के हुकुमचंद जी यादव लगातार यहाँ पे 5 बार विधायक रहे हैं और उनका नेटवर्क था, हर गरीब की चिंता करते थे। उनके पास सिर्फ सेवा के लिए उन्होंने ऑफिस खोल लगा था, गरीबों की सेवा करना, खंडवा में विकास कार्य को गति देना, उसका भी बहुत कुछ लाभ हमको इस बार के चुनाव में मिला। वहीं कांग्रेस की हार के कारणों को देखा जाए तो कांग्रेस का खंडवा में संगठन नाम की कोई चीज नहीं है। कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी को पार्टी के नेताओं का सहयोग नहीं मिला। पार्टी के दिग्गज नेताओं में सिर्फ कमलनाथ की एक सभा हुई, जबकि बीजेपी की ओर से सीएम, प्रदेश अध्यक्ष और कैलाश विजयवर्गीय ने मोर्चा संभाला। संगठन का निष्क्रिय होना भी एक बड़ा कारण रहा। अरुण यादव ने भी प्रचार से दूरी बनाई। कांग्रेस के नेता भी स्वीकार करते हैं कि पार्टी में नेता एकजुट नहीं है और संगठन निष्क्रिय होने का खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा। तो खंडवा में एकजुट नहीं हो पा रही कांग्रेस और यही वजह है कि एक बार फिर से जी भर के जनादेश दिया जनता ने खंडवा को। इधर उज्जैन की बात करें तो यहां पर कांटे का मुकाबला देखने को मिला। भाजपा ने तीसरी बार नगर निगम में अपना परचम लहराया। महापौर पद पर अपने कब्जे में इसे कर तो लिया, साथ ही निगम के वोट पर भी पार्टी ने कब्जा कर लिया। कांग्रेस के महापौर पद के प्रत्याशी महेश परमार विनिंग कैंडिडेट माने जा रहे थे, लेकिन अचानक खेल पलटा और महेश परमार को हार का सामना करना पड़ा। वो वजह क्या रही, देखिए। उज्जैन नगर निगम 2022 का जनादेश अच्छे चुनावी विश्लेषकों के गले नहीं उतर रहा है, क्योंकि 54 वार्डों में से 37 वार्डों पर तो भाजपा ने जबरदस्त जीत दर्ज की, लेकिन उसके महापौर पद के प्रत्याशी मुकेश टटवाल हारते हारते बच गए। कांग्रेस पार्टी की झोली में मात्र 17 वार्ड आए, लेकिन महापौर पद के लिए महेश परमार का जीत से महज 736 मतों से पीछे रह जाना ये संकेत जरूर दे गया कि राजनीति में किसी भी प्रकार की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। कांग्रेस के प्रत्याशी महेश परमार ने अकेली दम पर संगठन को तैयार किया और खुद चुनावी रणनीति बनाकर ताल ठोकी। हालांकि वे जीतने में सफल नहीं हो पाए, लेकिन हार के बाद भी सत्ता पक्ष समेत पार्टी आलाकमान को संदेश दे दिया कि वो चुनावी बाजी पलटने में माहिर हैं। कांग्रेस को उत्तर विधानसभा क्षेत्र से काफी लीड मिली, लेकिन दक्षिण विधानसभा में कांग्रेस वह प्रदर्शन नहीं कर पाई। कांग्रेस को उत्तर विधानसभा के 32 वार्डों में से 15 वार्ड में जीत मिली, लेकिन दक्षिण विधानसभा में मात्र 2 वार्ड पर ही जीत हासिल हो पाई। दिग्गी खेमे ने चुनाव से दूरी बनाई। महेश परमार की दावेदारी का स्थानीय नेताओं ने विरोध किया। स्थानीय नेताओं का विरोध मुखर नहीं था, लेकिन अंदर खाने से हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दक्षिण विधानसभा के वार्ड प्रत्याशियों का चयन का आधार हार का कारण बना। कई वार्ड में वार्ड प्रत्याशी को महापौर से ज्यादा वोट मिले। साफ है
कि वार्ड प्रत्याशी ने ही अपने महापौर प्रत्याशी के लिए वोट नहीं मांगे। कांग्रेस के लगभग सभी सामान्य और पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशी वार्ड का चुनाव हार गए। कांग्रेस के जिला कार्यालय वाला वार्ड भी कांग्रेस हार गई। कांग्रेस को चुनाव में बलाई समाज और मुस्लिम समाज का समर्थन मिला। बीजेपी ने प्रचार के अंतिम दौर में चुनाव बलाई वर्सेस अन्य समाज की तरफ मोड़ दिया। चुनाव प्रचार से दिग्विजय सिंह और अरुण यादव जैसे नेताओं ने दूरी बनाई। कांग्रेस के स्थानीय नेताओं में सबसे ज्यादा सक्रिय नूरी खान रही। बाकी नेताओं ने सिर्फ मुंह दिखाई की रस्म पूरी की। कुछ छोटे छोटे जो गलतियां हुई हैं उनका सुधार किया जाएगा। अभी समीक्षा बैठक है 2 दिन बाद, तो समीक्षा बैठक में सारी बातें सामने आएंगी। कौन दक्षिण में अगर हारे हैं तो किस कारण से हारे हैं, उनका सब सुधार किया जाएगा। भाजपा ने लगातार तीसरी बार नगर निगम में अपना बोर्ड बना लिया है और बैरवा समुदाय से आने वाले मुकेश टटवाल ने महापौर का ताज पहन लिया है। बैरवा समुदाय के वर्चस्व का ये सिलसिला वर्ष 2000 से निरंतर जारी है। हालांकि 2005 से 2010 तक कांग्रेस की सोनी मेहर महापौर जरूर बनी थी, वो भी बैरवा समुदाय से आती थी। इस समुदाय के मतदाता उज्जैन दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में निवास करते हैं और यहीं से भाजपा के महापौर प्रत्याशी को सर्वाधिक लीड मिली। ये अलग बात है कि महापौर प्रत्याशी भले ही चुनाव जीत गए, लेकिन अपने वार्ड में उनको हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी की जीत के कारणों पर नजर डालें तो बीजेपी के सीएम से लेकर सभी दिग्गज मैदान में उतरे। शहर की राजनीति में बैरवा समुदाय को लगातार प्राथमिकता देना। स्थानीय नेताओं में मंत्री मोहन यादव, सांसद और विधायक पारस जैन लगातार सक्रिय रहे। सरकारी तंत्र का भी सहयोग मिला। राजस्थान के उदयपुर में हुए बर्बर हत्याकांड ने वोटरों का ध्रुवीकरण किया। बीजेपी के रणनीतिकारों ने चुनाव को समाज की प्रतिष्ठा के चुनाव में बदल दिया। बीजेपी के दिग्गज ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ही संघ की रणनीति को बीजेपी ने संजीवनी दे दी। इसके अलावा बीजेपी ने चुनाव प्रचार की कमान स्थानीय नेताओं के हाथ में रखी, जिसका लाभ पार्टी को मिला। पूरे शहर में समानांतर रूप से हमने चुनाव लड़ा है, न कहीं कम न कहीं ज़्यादा, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। और चूँकि पूरे शहर में एक वर्गीकृत व्यवस्था के अंतर्गत जनसंख्या की आबादी कम और ज़्यादा ये सारी व्यवस्था है, और उसके ध्यान में रखते हुए कुछ स्थानों पर हमको अच्छी बढ़त मिली और कुछ स्थानों पर हमको घाटा हुआ। भले ही महेश परमार भाजपा प्रत्याशी के आगे हार चुके हैं, लेकिन जीत का अमली जामा पहनने के बाद भी भाजपा को अपने प्रत्याशी की कम वोटों से हुई जीत को लेकर मंथन करने की जरूरत है। तो अब एक बार फिर से रुख कर लेते हैं हमारे विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय का, जो हमारे साथ लगातार जुड़े हो। अनुराग, इन 4 सीटों की यदि बात की जाए, उज्जैन, खंडवा, सागर और सतना, तो यहाँ बीजेपी की किस्मत अच्छी रही और कांग्रेस की बुरी रही। आपने तो सभी जगह जाके सभी नगर निगमों को कवर किया है, देखा है ग्राउंड जीरो पर जाकर कि दरअसल क्या वजह थी। देखिए, ऐसा नहीं है बिल्कुल। अगर बात करें तो उज्जैन तो एक अलग ही तरीके की तस्वीर थी यहाँ पर, और अगर राजस्थान इम्पैक्ट नहीं होता, एक उदयपुर का घटनाक्रम नहीं होता, तो यहाँ परिणाम बदल सकते थे। सतना की बात करें, साफ तौर पे सतना में कहीं ना कहीं कांग्रेस की अपनी गलतियां थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की व्यक्तिगत छवि, निश्चित रूप से योगेश ताम्रकार की व्यक्तिगत छवि एक बहुत बड़ा कारण यहाँ पर रही। खंडवा की बात करते हैं, साफ तौर पे खंडवा और बुरहानपुर ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अरुण यादव सबसे प्रभावी नेता हैं कांग्रेस के, लेकिन खंडवा में अरुण यादव प्रचार में ही नजर नहीं आए, जबकि उनके समर्थकों ने कहीं ना कहीं दूरी बनाई। और शायद ये कमलनाथ की गलती भी थी कि वहां पर प्रत्याशी चयन में अरुण यादव से सुझाव नहीं लिए गए, या उस प्रत्याशी को टिकट दे दिया गया जिसे अरुण यादव बिल्कुल नहीं चाहते थे। तो खंडवा में हार का कारण यही था। तो ये तस्वीर अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो बिल्कुल साफ बताती है। कटनी की तो हम पहले ही बात कर चुके हैं, और इन तीनों नगरीय निकाय क्षेत्रों में एक एक स्पेसिफिक कारण था जो कहीं ना कहीं कांग्रेस की हार का कारण बना। सुनो। बिल्कुल अनुराग, और वाकई में ये जो स्थानीय चुनाव थे बहुत सारे सबक देकर गए हैं, खासतौर पर बीजेपी को, और एक नई ऊर्जा देकर गए हैं कांग्रेस को। उम्मीद करेंगे कि एक मजबूत विपक्ष हमको मिलेगा 2023 में, और सत्ता पक्ष से भी जो उम्मीदें हैं वो भी उस पर खरी उतरेगी। बहुत धन्यवाद हमें वक्त देने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए आपका अनुराग। और इसी के साथ हमारी स्पेशल पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन जारी है INH 24/7 पर खबरों का सिलसिला। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।